ये विद्यार्थियों, आज हम लोग जापान के संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सन 1945 के मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान को बुरी तरह पराजित किया गया। जापान के वर्तमान संविधान के निर्माण का आधार मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई 26 जुलाई 1945 की पोस्टमार्टम घोषणा थी। जापान में लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में ही जनरल मैकार्थर के निर्देशन में नए विधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसमें सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता में निहित कर दी गई। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। 3 मई 1947 को जापान में नया संविधान लागू कर दिया गया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लिखित संविधान। विश्व के अनेक देशों की भांति ही जापान का संविधान भी लिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना, 103 अनुच्छेद तथा 11 अध्याय हैं। पहला अध्याय सम्राट की स्थिति का, दूसरा अध्याय युद्ध परित्याग का, तीसरा अध्याय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का, चौथा अध्याय सम्राट का, पाँचवां अध्याय मंत्रिमंडल का, छठा न्यायपालिका का, सातवां अध्याय वित्तीय प्रबंध, 8वें अध्याय में स्थानीय स्वशासन तथा नए अध्याय में संविधान संशोधन प्रक्रिया, 10वें अध्याय में संविधान की सर्वोपरिता और 11वें अध्याय में कतिपय पूरक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। नंबर 2, कठोर संविधान। अमेरिका संविधान की भौतिक जापानी संविधान भी अनन्य है, कठोर है। इसको उसी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता जैसे कि सामान्य कानून बनाए जाते हैं। इसमें संशोधन उसी विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है जिनका प्रावधान इस उद्देश्य के लिए संविधान में किया गया है। जापान में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर है। संशोधन के लिए जापानी संविधान में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नंबर 1, संशोधन का प्रारंभ विधानसभा करेगी और ऐसे किसी प्रस्ताव को उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद इसे एक विशेष जनमत संग्रह या विशेष चुनाव के द्वारा अनुमोदन हेतु जनता के सामने रखा जाएगा। इसे जनता के बहुमत की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। नंबर 3, इस प्रक्रिया से अनुमोदित संशोधन को जनता के नाम पर संविधान के अविभाज्य अंग के रूप में सम्राट द्वारा लागू किया जाएगा। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना जरूरी है कि जापानी संविधान में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह संविधान आज भी वैसा ही है जैसा कि 1947 में था। नंबर 3, एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान की भांति जापानी संविधान भी एकात्मक राज्य प्रदान करता है। केंद्र और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। सारी शक्तियां टोक्यो स्थित एकमात्र सर्वोच्च केंद्र सरकार में निहित है। प्रांतों को उनकी सत्ता केंद्र से मिलती है। प्रांतों की सत्ता और उनके अधिकार क्षेत्र को विधानसभा घटा या बढ़ा सकती है। प्रांत केंद्र सरकार की अधीनस्थ इकाइयां हैं और वे उन्हीं शक्तियों का उपयोग करती हैं जो उनको केंद्र सरकार द्वारा सौंपी जाती हैं। नंबर 4, संसदीय सरकार। जापान में अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार के स्थान पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को तरजीह दी गई है। जापानी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, सम्राट नाम मात्र का कार्यपालक होता है। वास्तविक कार्यपालक मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसके अधीन 20 राज्य मंत्री होते हैं।
सम्राट राज्य प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख। नंबर 2, सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा के में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी करती है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः ऐसा व्यक्ति बनता है जो बहुमत वाली पार्टी या बहुमत वाले गठबंधन का नेता होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री का मनोनयन विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। इस प्रकार मनोनीत प्रधानमंत्री ही की नियुक्ति सम्राट करता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन उसके बहुमत को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। नंबर 5, राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से हटा सकता है। नंबर 6, अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने के मामले में मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 7, प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है। उपरोक्त बिंदुओं से विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि जापान में हालांकि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है, किंतु यह 4 अर्थों में उससे भिन्न है। नंबर 1, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव एवं नियुक्ति राजा रानी द्वारा की जाती है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री का चयन विधानसभा करती है, लेकिन उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। नंबर 2, ब्रिटेन में मंत्रियों की नियुक्ति राजा रानी द्वारा की जाती है, जबकि जापान में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रियों को नहीं हटा सकता, जबकि जापान में यह अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को पद से हटा सकता है। नंबर 4, ब्रिटेन में सारे मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक है, जबकि जापान में मंत्रियों के बहुमत को ही विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। संवैधानिक राजतंत्र। जापान राजतांत्रिक राज्य है। इसे सीमित वंशानुगत राजतंत्र कहा जाता है। सम्राट की संस्था को बनाए रखते हुए भी संविधान उन सम्राट को सभी शक्तियों, विशेषाधिकार और प्राधिकारों से वंचित रखता है जिनका उपयोग वह पहले किया करता था। सम्राट की संस्था के संबंध में संविधान निम्नलिखित प्रावधान करता है। नंबर 1, सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है। उसको यह स्थिति जनता की इच्छा से प्राप्त है, जिसमें समूची प्रभुसत्ता निहित है। इस प्रकार सम्राट को प्रभुसत्ता का अंत कर दिया गया है। नंबर 2, राजसी सिंहासन वंशानुगत है और यह विधानसभा द्वारा पारित कानून के अनुसार उत्तराधिकार में सौंपा जाता है। नंबर 3, सम्राट को सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह और स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 4, सम्राट केवल ऐसे काम कर सकता है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। उसे सरकार से जुड़ी कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। नंबर 5, विधानसभा द्वारा अधिकृत किए जाने के बिना सम्राट किसी भी राजसी संपत्ति का लेन देन नहीं कर सकता है। इस प्रकार संविधान में सम्राट का केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख बनाया है। उसकी सत्ता कड़ाई के साथ संवैधानिक राजतंत्र के औपचारिक कार्यों तक सीमित है। अपने ब्रिटिश समकक्ष की तरह केवल राज करता है, शासन नहीं। नंबर 6, संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता के अपनाया गया है। जापान के संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। जापानी संविधान के 98वें अनुच्छेद में कहा गया है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून अध्यादेशों, साम्राज्यवादी राज्याज्ञा अथवा सरकार का अन्य कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग यदि इन धाराओं के अनुकूल न हो तो कानून शक्ति तथा मान्यता नहीं रखेगा।
संविधान के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सम्राट तथा रीजेंट तथा राज्य मंत्रियों, डाइट के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस संविधान का सम्मान करें तथा इसे मान्यता प्रदान दें। जापानी संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा अनुच्छेद 81 में न्याय पुनरीक्षण के प्रावधान द्वारा की गई है। इसके अधीन अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून के वैधता को जांच करे और यदि कोई आदेश अथवा कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकार। जापान संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। इसमें जापानी जनता को बड़ी संख्या में नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं और उनको अपरिवर्तनीय और अवलंघनीय घोषित किया गया है। न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायपालिका इन अधिकारों के संरक्षण का काम करती है। जापानी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अमेरिका अधिकार अधिनियम की तुलना में अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित हैं। संविधान की कुल 103 धाराओं में से 31 धाराएं 10 से 40 तक निम्नलिखित जनता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को समर्पित हैं। संविधान में निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 निजी संपत्ति का अधिकार, नंबर 5 आर्थिक अधिकार, नंबर 6 शिक्षा का अधिकार, नंबर 7 सांस्कृतिक अधिकार, नंबर 8 संवैधानिक उपचार का अधिकार और नंबर 8 युद्ध का परित्याग। जापानी संविधान नंबर 8 युद्ध का परित्याग। जापान के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्धों का उपहास किया गया है, परित्याग किया गया है। यह जापान को थल, जल और वायु सेना तथा युद्ध की अन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित करता है। यह राज्य के युद्ध संलग्नता के अधिकार को भी स्वीकार नहीं करता है। जापान पहला आधुनिक राज्य है जिसमें युद्ध का सदा के लिए संवैधानिक तौर पर परित्याग किया गया है। जापानी संविधान की यह सबसे अनोखी और सबसे विवादास्पद विशेषता है। संविधान में इस प्रावधान को जनरल मैकार्थर ने यह सुनिश्चित करने के लिए रखवाया था कि जापान को फिर कभी सैनिक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करने की अनुमति न मिले, जैसा उसने 1931 और 1945 के दौरान किया था। इस प्रावधान को संविधान में रखने का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि सुदूर पूर्व में अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में जापान को एक ताकत के तौर पर समाप्त कर दिया जाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है। अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए जापान हथियारों आदि का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह जापान भी अपनी प्रतिरक्षा क्षमता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह सही प्रदर्शन करने के लिए प्रतिरक्षा सेना शब्द का प्रयोग किया गया है। यह इस आधार पर न्यायोचित है कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का जन्मजात अधिकार है। नंबर 9 द्विसदनात्मक पद्धति। जापानी संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात उसमें 2 सदन है, हाउस ऑफ काउंसिलर्स या पार्षद सभा उच्च सदन,
और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन, पार्षद सभा 6 वर्ष के लिए निर्वाचित, कुल 252 सदस्य होते हैं। इनमें से 152 का चुनाव भौगोलिक आधार पर अर्थात स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर और शेष 100 का चुनाव पूरे देश में अर्थात राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से होता है। प्रतिनिधि सभा के कुल 512 सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रतिनिधि सभा को विशेषतया वित्तीय मामलों में पार्षद सभा से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। संवैधानिक तौर पर राजसत्ता का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। सर्वोच्च एकमात्र विधि निर्माता अंग विधानसभा है। स्वतंत्र न्यायपालिका। जापान के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायालयों के न्यायाधीश केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं और उनके कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। कार्यकाल को किसी अंग अथवा अभिकरण की अंतिम शक्ति नहीं सौंपी गई है। सभी न्यायाधीश अपने कार्य में स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार न्यायाधीश को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है और वे केवल संविधान तथा कानून के अधीन हैं। संविधान की धारा 81 के अनुसार न्यायिक प्रोलोकन की भी व्यवस्था है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और डाइट द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार रखता है। जापानी न्यायपालिका को एक अन्य विशेषता है न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनसाधारण या सामान्य निर्वाचन के अनुमोदन प्राप्त करना। इस प्रकार की व्यवस्था भारत और अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं है। स्थानीय स्वशासन। शासन प्रणाली का एकात्मक स्वरूप ग्रहण करते हुए भी जापान में स्थानीय स्वायत्तता शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मेजी संविधान में केंद्रीयकरण की मात्रा बहुत अधिक थी, परंतु नए संविधान में पर्याप्त मात्रा में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान के अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप एवं संगठन हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने, अपने मामलों तथा प्रशासन को चलाने तथा कानून के अंतर्गत विनियमित बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।